हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन आवर प्लेटफॉर्म मेंस वाला। हेयर दिस इज सुचिता सिंह। अ वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारी एमसीक्यू सीरीज़ की 4th क्लास है, ठीक है। 3rd क्लास, वेट अ सेकेंड, हमने बहुत ही अच्छे से 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं जिसमें हमने लगभग 90 एमसीक्यूज पर डिस्कस किया है और बहुत ही डिटेल में, ठीक है। और अगर आप इन एमसीक्यू क्लासेस को डेली बेसिस पर फॉलो करते चलते हैं तो यहाँ से सीधे क्वेश्चंस आने की पूरी चांसेस रहेंगे। ओके, तो आज हमारी 4th क्लास है जिसमें हम अगेन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, विद फुल एक्सप्लेनेशन, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए पूरे एमसीक्यूज पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हेयर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है इसको निर्माण करने वाले को किसे माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बी एन राव। तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान सभा में एक प्रारूप समिति थी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसमें 7 मेंबर्स थे और इस कमेटी ने बेसिकली संविधान के प्रारूप मतलब ड्राफ्ट को बनाने में काम किया, ठीक है। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मतलब हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण में बहुत अधिक योगदान है। इस कारण से इन्हें भारतीय संविधान का पिता मतलब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये दोनों पॉइंट याद रखें कि अगर भारतीय संविधान का निर्माता आए तो भी भीमराव अंबेडकर जी, और अगर भारतीय संविधान का पिता आए मतलब हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो भी उसका आंसर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। और जहाँ तक मुझे याद है तो एक बुक है इनकी, मतलब अ लाइफ अपार्ट, अ लाइफ अपार्ट द थॉट एंड डेथ ऑफ बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ये बुक है, इसके राइटर का एग्जैक्टली नाम आई कैंट रिकॉल नाउ, बट इस बुक में बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है किस तरह जब संविधान सभा अपनी प्रोसीडिंग्स कर रही थी तो उस टाइम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हेल्थ भी उतना सही नहीं था, है ना। तो फिर भी किस तरह उन्होंने स्ट्रगल करते हुए, फाइट करते हुए पूरे संविधान को, पूरे विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान को बनाने का काम किया। तो आपको याद रखना है, अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं या फिर आप मेंस की आंसर राइटिंग में भी इसका नेम यूज़ कर सकते हैं। ओके, राइटर नेम आप प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा। गॉट इट। तो आपको याद रखना है भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। और बी एन राव कौन थे, तो बी एन राव बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान का पहला प्रारूप मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। फिर अगर हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो इनका भी बहुत योगदान है। महात्मा गांधी तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपिता के रूप में। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो सिक्किम है उसको एक स्टेट का स्टेटस दिया गया। ऑप्शन ए 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपको याद रखना है जो सिक्किम है, सिक्किम इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी दैट इज 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का स्टेटस दिया गया, ठीक है। और सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किए गए, कहाँ पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ, तो आर्टिकल 371 एफ में यहाँ पर सिक्किम के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। ओके, देन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, इसको किस संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में लाया गया। अब देखिए, आप सभी जानते हैं, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा भी है कि हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची जो है, जो 7th शेड्यूल है, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। मतलब 7th शेड्यूल डील्स विद सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट।
एम आई राइट? तो यहाँ पर 3 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, द सेकेंड वन इज़ स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची, एंड द थर्ड वन इज़ कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो है उसमें संघ के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, राज्य सूची जो है उसमें राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, और जो समवर्ती सूची है उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं ना। समझ आया? देखिए, 7th शेड्यूल में 3 अनुसूची हैं। द फर्स्ट वन इज संघ सूची। अब नाम से स्पष्ट है, संघ सूची मतलब ऐसी सूचियाँ जिनमें कानून संघ के द्वारा बनाया जा सके। द सेकेंड वन इज राज्य सूची, मतलब ऐसी सूची जिनके अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय शामिल हैं, उन पर राज्य के द्वारा कानून बनाया जा सके। एंड द थर्ड वन इज समवर्ती सूची, मतलब कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स जिनमें संघ भी कानून बना सकते हैं, राज्य भी कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर हम अंतिम तौर से कहें तो अंतिम तौर से यहाँ पर संघ के द्वारा बनाए गए कानून को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, समवर्ती सूची में। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसके पहले तक शिक्षा राज्य सूची के विषय में थी, मतलब शिक्षा पर राज्य के द्वारा कानून बनाए जा सकते थे। लेकिन इस संशोधन के बाद शिक्षा एक ऐसा विषय बन गया जिस पर संघ मतलब सेंटर के द्वारा, यूनियन के द्वारा और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा किस अमेंडमेंट के अंतर्गत हुआ? तो आपके पास ऑप्शन है 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 32nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट। तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 सब्जेक्ट्स को, मतलब 5 विषय को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शिफ्ट किया गया। ठीक है, हमने जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा था तो हमने उसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि 5 सब्जेक्ट्स को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट्स? तो पहला शिक्षा आपके सामने दिया हुआ ही है, दूसरा था वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण। ठीक है, फिर तीसरा था वन मतलब फॉरेस्ट, चौथा था नाप तौल और न्याय प्रशासन, और पांचवा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालय का गठन और संरचना। ठीक है, तो ये ऐसे 5 सब्जेक्ट्स थे जिनको राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शिफ्ट किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, इतना आपको याद रखना है। देन अगला क्वेश्चन है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके संबंध में है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को शामिल करना। अब ये तो हमने बहुत बार एमसीक्यू क्लासेस में भी पढ़ा है कि ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत। संघ द्वारा उद्गृहित एवं संघ तथा राज्यों द्वारा वसूले गए व विनियोजित सेवा कर को 7वीं अनुसूची में शामिल करना, मतलब यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन है जो कि नहीं हुआ था 93rd के द्वारा। 6 तथा 14 वर्ष के बीच की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। अब अगर शिक्षा का प्रावधान आए तो आप सभी जानते हैं शिक्षा हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही जोड़ी गई। ठीक है, मतलब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में भी और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी शिक्षा के अधिकार को इंक्लूड किया गया। तो ये हो गया क्लियर। एंड देन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के सदस्यों को निजी शिक्षण संस्थाओं सहित सभी शिक्षण संस्थाओं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर में आरक्षण का प्रावधान। तो एज यू ऑल नो कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति है, मतलब एससी और एसटी वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सभी इंस्टीट्यूशंस में, चाहे तो वो स्टेट फंडेड हो या फिर वो स्टेट फंडेड नहीं हो, सभी में आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5। तो अगर आपने इस आर्टिकल को पढ़ा है को पता होगा कि यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, किसका आरक्षण? तो जैसे कुछ कॉलेजेस में कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं, उनकी फीस रिटर्न हो जाती है, तो ऐसे कुछ प्रावधान किए गए थे। किसके द्वारा? तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है
वे हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो आर्टिकल 54 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन है, कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य थे। लेकिन जब यहाँ पे 70वां संविधान संशोधन हुआ तो इसके इसके द्वारा दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को शामिल कर लिया गया जिनके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली तथा चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली तथा पुडुचेरी, ऑप्शन सी दिल्ली तथा दमन एवं दीव, ऑप्शन डी चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी। तो अब बताइए कौन कौन सी ऐसी विधानसभाएं हैं जिनको आपने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर दिल्ली तथा पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, इनको 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल दैट इज इन आर्टिकल 54 में इंक्लूड किया गया। तो यहाँ की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भी अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, लेकिन जो नेशन है उसको लीड नहीं करता है। यह जो स्टेटमेंट है यह निम्न में से किस पर लागू होता है। मतलब यहाँ पर जो वह है, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो आप सभी जानते हैं किसके पास नॉमिनल पावर्स होती हैं। तो एज यू ऑल नो राष्ट्रपति जी के पास कार्यपालिका की नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, है ना। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन बी दैट इज प्रेसिडेंट हो जाएगा। मतलब प्रेसिडेंट एक ऐसा पद है जिनको हमारे संविधान में कार्यपालिका की जितनी भी पावर्स हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो प्रेसिडेंट में निहित हैं। लेकिन वो कैसी पावर्स हैं, तो वो नाम मात्र की है, मतलब नॉमिनल पावर्स हैं। और जो वास्तविक पावर है, मतलब लीड करने की, काम करने की, वो है प्रधानमंत्री के पास, जिनमें मंत्रिपरिषद सहित अन्य मंत्री मिल करके काम करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर नाम मात्र की शक्ति पूछा जाए तो राष्ट्रपति जी, अगर वास्तविक शक्ति पूछा जाए तो प्रधानमंत्री जी। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मतलब देखिए मंत्रिपरिषद में ढेर सारे मंत्री होते हैं जो मिलजुल कर आपस में काम करते हैं, और उनके हेड कौन होते हैं, तो उनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो पूरे को संचालित करते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर नेतृत्व की बात आए कि राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है तो फिर वहाँ पे प्रधानमंत्री होगा, लेकिन अगर प्रतिनिधित्व की बात आए कि हु रिप्रेजेंट द नेशन, तो वहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, और हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है किस तरह कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि हो रही है, मतलब अगर कोई भी इंटरनेशनल टेरिटरी हो रही है, तो उसको उसमें कहीं ना कहीं, मतलब उसमें अंततः अंत रूप से राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर चाहिए ही होगा। अगर देश के बाहर विदेश में कोई भी संधि हो रही है, कोई भी समझौता हो रहा है, तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति जी का साइन चाहिए होगा, मतलब उनकी अनुमति, उनकी स्वीकृति चाहिए होगी, कंपलसरी है। तो नॉमिनल पावर्स या फिर नेशन को रिप्रेजेंट करने की पावर राष्ट्रपति जी के पास, बाकी लीड करने की पावर प्रधानमंत्री जी के पास। याद रहेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी दैट इज प्रेसिडेंट हो जाएगा। ओके, देन सर्वोच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्ति की आयु है, मतलब व्हाट इज द रिटायरिंग जज ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए 62 ईयर्स, ऑप्शन बी 64 ईयर्स, ऑप्शन सी 63 ईयर्स, ऑप्शन डी 65 ईयर्स। तो आप सभी को याद रखना है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सेवानिवृत्त आयु मतलब रिटायर्ड एज 65 ईयर्स होती है। ठीक है, और अगर न्यूनतम एज पूछी जाए तो न्यूनतम एज की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको याद रखना है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष, और अगर हाई कोर्ट में पूछा जाए, मतलब अगर यही सेम क्वेश्चन हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव में आए तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर 62 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यह अभी 65 वर्ष प्रस्तावित है लेकिन अभी हुई नहीं है। तो अभी आपको याद रखना है हाई कोर्ट में जजेस की जो सेवानिवृत्त आयु है दैट इज 62 ईयर्स, और अगर सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में दैट इज 65 ईयर्स। ओके, और अगर इनको इस कार्यकाल के पहले पदत्याग देना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए अगर इनको इनके कार्यकाल के पहले पदत्याग देना हो तो चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट के हों या फिर हाई कोर्ट के जजेस हो, दे विल
गिव देयर रिजाइनेशन लेटर टू प्रेसिडेंट। ओके, ये जो अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति जी को देकर संबोधित करेंगे। तो आपको याद रखना है, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, ये दोनों अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को ही देंगे। ठीक है, अगर इनको अपने कार्यकाल के पहले किसी भी कारणवश अपना पद छोड़ना हो। ओके, और अगर पद नहीं छोड़ रहे हैं, कार्यकाल भी अभी पूरा नहीं हुआ और पद से हटाना हो, तब क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव जैसी एक प्रक्रिया चलती है। ठीक है, मतलब एज इट इज महाभियोग प्रस्ताव यहाँ पर चलता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग वर्ड का यूज नहीं किया गया है। तो आपको हमेशा एक वर्ड लगाना है, दैट इज महाभियोग जैसी प्रक्रिया, न कि महाभियोग प्रक्रिया। ओके, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं प्रीलिम्स में, तो आपको सीधा सा याद रखना है कि यहाँ पर संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उनकी एज, किस तरह हटेंगे या फिर त्यागपत्र किसको देंगे। क्लियर हुआ? देन हम आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। मतलब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन कब की जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एडहॉक जजेस का प्रावधान कहाँ पर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो एडहॉक जजेस का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 128 में है। ठीक है, आर्टिकल 128 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस का प्रोविजन किया गया है। कौन करेगा? तो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर सीजीआई ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर सीजीआई करेंगे। ठीक है, योग्यता क्या होगी? तो योग्यता मतलब किसी भी एससी के जज को सपोज करें, अगर एमपी हाई कोर्ट का कोई जज है तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। कहाँ पर प्रावधान है? आर्टिकल 128। कौन नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति की अनुमति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। और इनका योग्यता क्या है, मतलब व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडहॉक जजेस? तो यहाँ पर आपका आंसर हाई कोर्ट जज हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है, किस स्थिति में आखिर एडहॉक जजेस नियुक्ति होते हैं? ऑप्शन ए, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन आवास पर जाते हैं। ऑप्शन बी, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन सी, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है। ऑप्शन डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। तो जहाँ पर अगर एडहॉक जजेस आए तो आपको सिर्फ एक वर्ड पकड़ना है, दैट इज कोरम। अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई, सपोज करें सुप्रीम कोर्ट में कोई केस है, ठीक है, अब उसकी बैठक बुलानी है, सपोज करें कोई सत्र है, ओके, अब उसमें कोरम पूरा नहीं हो रहा है, मतलब जितनी न्यूनतम संख्या चाहिए जजेस की वो पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, अब तो फॉर एग्जांपल समझे, देखिए अगर लाइव क्लास करनी है, ओके, अगर लाइव क्लास करनी है तो अगर ऐसा कोई प्रोविज़न हो कि जब तक 5 स्टूडेंट्स नहीं होंगे तब तक लाइव क्लास नहीं होगी, तो ये क्या हो गया? तो ये 5 कोरम हो गया, मतलब 5 यहाँ पर स्टूडेंट्स का होना अनिवार्य है। उसी तरह से यहाँ पर जजेस के लिए भी सेम रहता है। अगर कोई भी सत्र चल रहा है, कोई भी मीटिंग चल रही है, तो जो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर्स ऑफ जजेस हैं उसे हम कोरम कहते हैं। तो जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं होता है, कुछ न्यायाधीश या तो अवकाश पर हैं, कुछ किसी भी कारण से अगर न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर एडहॉक जजेस की नियुक्ति होती है एज अ टेम्परेरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो एडहॉक जज का पोस्ट है वो टेम्परेरी है। जैसे ही यहाँ पर कोरम मतलब जो स्थायी न्यायाधीश है वो आ जाते हैं तो इनका फिर पद वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। देन हम आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालयों में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है, जिन्होंने मेंस पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो कम से कम न्यायाधीशों की संख्या है दैट इज़ 5। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दैट इज़ 5 हो जाएगा।
कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ होती है जिसे हम संविधान पीठ कहते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई कि ये आती कब है, मतलब संविधान पीठ की हमें आवश्यकता कब पड़ती है। तो आपसे जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संविधान के निर्वचन, मतलब अगर कोई भी कानूनी महत्व का प्रश्न है या फिर कोई भी संविधान की व्याख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहाँ पर 5 जजेस से कम में कार्यवाही नहीं चलेगी। और इन 5 जजेस की बेंच को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संविधान पीठ कहते हैं। तो आपको याद रखना है कब बनेगी संविधान पीठ, तो जब संविधान की व्याख्या से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। और इसमें न्यूनतम कितने जजेस चाहिए, तो 5 जजेस। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब इसका मतलब क्या है, मतलब व्हाट डज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का प्रोविजन कहाँ पर है, तो एज यू ऑल नो कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत भाग 5 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 129 में है। ठीक है, कहाँ है, तो आर्टिकल 129 में अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अब ये अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। बेसिकली एक ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस ने अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो आपको आपकी मान के चलिए जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो किसी ना किसी पीएससी इवन यूपीएससी तक के क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज हमारा सिलेबस सेम है, मतलब पॉलिटी में जो टॉपिक्स हैं वो लगभग हर पीएससी में सेम है, तो उस वजह से अगर आप इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी एग्जाम में आने की। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने का अधिकार है। ऑप्शन डी, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। अब देखिए, टू बी हॉनेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर बी एंड सी दोनों होगा। ठीक है, बी एंड सी दोनों होगा, लेकिन यूपी पीसीएस ने अपनी आंसर की में इसका आंसर बी माना था। लेकिन आपको याद रखना है, अगर आपसे अभिलेख न्यायालय पूछा जाए तो अभिलेख न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का हर एक निर्णय है, हर एक डिसीजन है, वो अपने आप में एक कानून है। दैट मीन्स उस डिसीजन को एक लिखित फॉर्मेट में रखा जाता है और अगर इन फ्यूचर कभी नीड पड़ती है तो उसको रिव्यू किया जाता है। ठीक है, और यहीं पर आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, आपको याद रखना था कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनको किसी और न्यायालय, चाहे तो हाई कोर्ट हो या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, किसी के द्वारा और रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही रिव्यू किया जा सकता है। तो ये हो गया अभिलेख न्यायालय। मतलब अभिलेख न्यायालय मतलब अपने जो निर्णय हैं उनको एज अ रिकॉर्ड संरक्षित रखना। अब अभिलेख न्यायालय में एक और वर्ड होता है, दैट इज कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करें सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सपोज करें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि कोई भी अपने घर से बाहर 7 बजे के बाद नहीं निकलेगा। ठीक है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल ओनली। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपने घर के बाहर 7 बजे से बाद निकलता है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इस व्यक्ति को दंडित करने का भी अधिकार है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको ये व्यक्ति मान नहीं रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है ना, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी अधिकार है कि वो इस व्यक्ति को दंडित कर सके। और ये दोनों ही बातें अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी एंड सी दोनों होगा, है ना। पूरा क्लियर हुआ। देखिए, अभिलेख न्यायालय का सीधा सा मतलब है हर एक निर्णय को लिखित फॉर्मेट में रखना जिससे उसको फ्यूचर में भी रिव्यू किया जा सके। और इसका ये भी मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को नहीं मान रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, उसकी अवमानना कर रहा है, तो उसको दंडित करना। ठीक है, ये सीधा सा मतलब है। यहाँ से आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। मतलब देखिए, कॉमनली अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो नई दिल्ली में होती हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट वहीं पर स्थित है। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति आए कि सुप्रीम कोर्ट की अदर बेंचेस कहीं और, मतलब किसी और जगह में स्थापित करनी हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है?
बिल्कुल पॉसिबल है। कहाँ पर पॉसिबल है? तो आर्टिकल 130 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 130 के अंतर्गत ऐसा पॉसिबल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का स्थान परिवर्तन करना हो तो किया जा सकता है। मतलब इसकी अदर ब्रांचेस भी कहीं और लगाई जा सकती है। ठीक है, अब मतलब किसके द्वारा लगाई जाएंगी? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ऑप्शन बी यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजॉरिटी से यह तय करें, ऑप्शन सी संसद के अनुमोदन से, ऑप्शन डी राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा प्रोविजन दिया गया है कि वो अपने स्थान कहीं और भी मतलब अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको कहीं और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कौन करेगा? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट की अदर ब्रांचेस भी ला सकते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हुआ है। ठीक है, श्रीनगर और हैदराबाद, कौन कौन सा? श्रीनगर और हैदराबाद। ठीक है, ये दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अदर ब्रांचेस आज तक लगाई गई है। तो आपको याद रखना है 2 बार ऐसा हमारी हिस्ट्री में हुआ है, श्रीनगर और हैदराबाद, जहाँ पर नई दिल्ली के अलावा सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेस लगाई गई हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको आर्टिकल से रिलेट करने का सीधा सा मतलब ये है कि प्रीलिम्स में आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये दो ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। लाइक अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक फिक्स हैं जहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, सेंसस, जनगणना, है ना। उसी तरह प्रीलिम्स में अगर हम पॉलिटी की बात करें तो आर्टिकल और अमेंडमेंट ये दो ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से सीधे क्वेश्चंस आते हैं। इसी वजह से चाहे अभिलेख न्यायालय हो, चाहे स्थान परिवर्तन हो, चाहे एडहॉक जजेस हो, सभी में आपको सबसे पहले आर्टिकल मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको आर्टिकल सुन के सिर्फ ऐसे ही नेग्लेक्ट मार देना है, आपको अच्छे से लिखना है और बाकायदे इसको याद करके जाना है। ओके, देन हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मतलब ऐसा कौन सा कॉमन मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आता है? ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ऑप्शन डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो जिसने भी थर्ड एमसीक्यू क्लास देखी होगी उन्हें पता होगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो थर्ड एमसीक्यू क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं, आपराधिक क्षेत्राधिकार होते हैं ना, कुछ इस तरह से उनका जुरिस्डिक्शन एरिया होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो हमने पढ़ा था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में बेसिकली अगर भारत में 2 राज्यों के बीच विवाद है, या तो भारत में केंद्र और राज्य के बीच विवाद है, या तो केंद्र और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद है, तो ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं, है ना। अब जिसको इतने में नहीं समझ में आया हो वो जाइए पहले थर्ड एमसीक्यू क्लास देख के आइए। ओके, तो यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आता है। राज्यों के परस्पर विवाद ये भी गलत है क्योंकि ये भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आता है, हाई कोर्ट में नहीं। मूल अधिकारों का प्रवर्तन अभी इसको होल्ड करते हैं। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण तो ये भी उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मूल अधिकारों का प्रवर्तन मतलब इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट दोनों की जुरिस्डिक्शन एरिया में आता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली दैट्स वाई आई एडवाइज यू ऑल टू टेक एमसीक्यू क्लासेस प्रॉपर। ठीक है, ऐसे एक दिन के गैप में अगर आप क्लास लेते भी हैं तो कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी अल्टरनेट डेज पर क्लासेस अपलोड हो रही है ना। मतलब एक वीक में 3 क्लासेस है, मैक्सिमम 1 आवर की है, मैक्सिमम 1 आवर की क्लासेस चल रही है, तो आप इतना ले सकते हैं। ओके, और अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो आई बिलीव कि आप प्रीलिम्स में पॉलिटी का तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा
बढ़ाया जा सकता है, मतलब हु कैन एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन एरिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके, ऑप्शन सी संसद के द्वारा विधि बना करके, ऑप्शन डी भारत की मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब देखिए, अगर कभी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन एरिया में वृद्धि करनी हो, मतलब कोई ऐसा मामला जो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में ना हो तो भी सुनना हो, तो ये इसको मतलब ये सुप्रीम कोर्ट को कौन अधिकार दे सकता है, कौन इसके जुरिस्डिक्शन एरिया को एक्सटेंड कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, तो ऐसा राइट संसद के पास है। ठीक है, अब इसमें भी भाई ऑप्शन ए और डी तो गलत हो गए। अब संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके या संसद के द्वारा विधि बना करके, क्वेश्चन ये है, तो आपको हमेशा याद रखना है संसद के द्वारा विधि बना करके सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन एरिया को एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत, अंडर द कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची के अंतर्गत, तो आपको याद रखना है समवर्ती सूची के अंतर्गत अगर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन एरिया में वृद्धि करनी है तो संसद के द्वारा विधि बना करके की जा सकती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है, मतलब ये जो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है ये किसकी शपथ का प्रारूप है। तो एज यू ऑल नो हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं, है ना, जहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो तीसरी अनुसूची मतलब थर्ड शेड्यूल डील्स विथ ओथ एंड अफर्मेशन, सॉरी थर्ड शेड्यूल डील्स विथ ओथ। ठीक है, किसकी ओथ, तो पीएम की ओथ, मंत्रियों की ओथ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की ओथ। ठीक है, तो ये थर्ड शेड्यूल में दी हुई है इत्यादि, यहाँ पर शपथ का वर्णन है। तो ये पूछा जा रहा है कि यह जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये किसकी शपथ का प्रारूप है, तो आप लास्ट वर्ड जो है उस पर गौर फरमाएं, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। तो क्या भारत के राष्ट्रपति संविधान और कानून की रक्षा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश, वेट अ सेकेंड, ओके, क्या संसद के सदस्य संविधान और कानून की रक्षा करते हैं? नहीं करते हैं। राज्यपाल करते हैं क्या संविधान और कानून की रक्षा, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या करते हैं? वो नहीं करते हैं, मतलब उसका उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन क्या उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं? तो नहीं करते हैं। ये काम किसका है? तो ये काम सुप्रीम कोर्ट का है। तो यहाँ पर आपका जो शपथ का प्रोविजन है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हो जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा ये शपथ ली जाती है। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ, वेट अ सेकेंड, ओके, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाउ। ठीक है, मतलब अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, मतलब जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी एंड अफर्मेशन कहाँ से दिए जाते हैं? तो कहाँ पर है? तो ये आर्टिकल 220 में है, अनुच्छेद 220 में हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी और अफर्मेशंस का वर्णन किया गया है, मतलब यहाँ पर उनके वेतन और भत्ते दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए भारत की समेकित निधि से, ऑप्शन बी राज्य की समेकित निधि से, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन भारत की आकस्मिकता निधि से, एंड ऑप्शन डी राज्य की आकस्मिकता निधि से। आपको याद रखना है जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके वेतन का प्रावधान आर्टिकल 220 में है और उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट मतलब राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, और अगर यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट में भारत की संचित निधि हो जाएगा। तो हाई कोर्ट राज्य की संचित निधि और सुप्रीम कोर्ट भारत की संचित निधि। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं अगर वो अपने कार्यकाल में है तब तो उनको राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ते दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो रिटायर हो गए हैं तो जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ से दिया जाएगा? तो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब अगर कार्यकाल में है तब वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से, और अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो पेंशन उनको भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। क्लियर? देन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य है? मतलब अब देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप हाई कोर्ट का जो लेक्चर है उसको एक बार ज़रूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्टिकल है दैट इज़ आर्टिकल 231।
अनुच्छेद 231 जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें प्रावधान किया गया। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 231 में ये प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना हो सकती है। नहीं समझ आया? मतलब देखिए, सपोज करें यूपी और एमपी है, अगर इनके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना करनी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हाई कोर्ट की स्थापना करनी है, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी कॉमन हाई कोर्ट्स आर देयर हु जुरिस्डिक्शन एरिया आर मोर देन वन स्टेट, और यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र को एक्सक्लूड किया गया है, मतलब शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज 3 हो जाएगा। गुवाहाटी, बॉम्बे एंड पंजाब, these are the 3 high courts who have more than one state jurisdiction area। ठीक है, ये ऐसे 3 हाई कोर्ट है जिनका jurisdiction एरिया एक से अधिक राज्य है। एंड हाँ, अब आपका एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? तो आप ये पता करिए कि हाउ मेनी हाई कोर्ट्स हैव jurisdiction area of more than one state और more than one यूनियन टेरिटरी। ठीक है, मतलब ऐसे कौन से हाई कोर्ट हैं जिनका एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का अधिकार है। तो यहाँ पे आप संघ राज्य क्षेत्र को इंक्लूड करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन दे दूँ, है ना? ऑप्शन भी दे देते हैं। चलिए, तो आपके पास ऑप्शन है 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, देन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, मतलब जो उच्च न्यायालय के जज हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। तो आप सभी को याद रखना है आइदर सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस दोनों ही अपने जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस दोनों ही अपने अपने त्यागपत्र देते हैं। ओके, और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर शपथ की बात की जाए, शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाते हैं और हाई कोर्ट में राज्य के राज्यपाल आ जाएगा। ठीक है, फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, मतलब सपोज करें अब ये कहाँ पर है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा सबसे पहला फोकस आर्टिकल पर रहेगा। तो आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति की पद रिक्ति है, मतलब पोस्ट वैकेंट ऑफ प्रेसिडेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति की पद रिक्ति है। तो आपको याद रखना है जो राष्ट्रपति पद है वो भारत का सबसे सर्वोच्च पद है, आप सभी को इतना तो पता ही होगा। तो एज यू ऑल नो, जब भारत का सर्वोच्च पद खाली हो जाएगा तो वो क्या सही बात है? मतलब क्या भारत के लिए गरिमामयी है? क्या कुछ कंट्रोल्ड फॉर्म में चलेगा? नहीं चलेगा। इसी कारण से हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जो सुप्रीम पोस्ट ऑफ इंडिया दैट इज प्रेसिडेंट, ये कभी भी वैकेंट नहीं रहेगा। अगर सपोज करें कोई प्रेसिडेंट है ए, इनकी डेथ हो गई, अब इनका पद खाली हो गया, इनका कार्यकाल भी नहीं पूरा हुआ, तो टेम्परेरी पीरियड के लिए यहाँ पर बी आएंगे। बी कौन? तो बी उस टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, अब अगर क्या ये वाइस प्रेसिडेंट हमेशा रहेंगे, मतलब जितना कार्यकाल बचा है क्या तब तक ये वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे? तो नहीं, जब से ये प्रेसिडेंट की डेथ हुई है उसके 6 महीने के अंदर विदिन 6 मंथ दूसरा निर्वाचन करा लेना होगा और जो नए राष्ट्रपति है उनका नया कार्यकाल शुरू होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है विदिन 6 मंथ परमानेंट जो प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 90 डेज में गलत है, ऑप्शन सी 9 माह में ये भी गलत है, ऑप्शन सी 6 माह में ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विदिन 6 मंथ जो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है उसको भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? मतलब देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, मतलब परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो लोकसभा है इसको इसके कार्यकाल के पहले भी भंग किया जा सकता है। तो किस तरह भंग होगा, कौन भंग करेगा, ये हम पढ़ते हैं। तो जो लोकसभा को भंग करने की प्रोसेस है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा होगी। अब कैसे भंग करेंगे? तो भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर गलत है,
ऑप्शन बी लोकसभा की अनुशंसा पर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जब कैबिनेट के द्वारा ऐसी सिफारिश की जाएगी तो यहाँ पर लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर जो रीजन दिया जा रहा है वो वैलिड है तो। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। ओके, फिर यहाँ पे अब देखिए, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे ऐसा प्रोविजन कहाँ पर है तो आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है ना, बहुत डिटेल में हमने बैच में पढ़ रखा है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में डिफरेंस क्या है ये आप अपने कॉपी में लिखिएगा। ओके, तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में डिफरेंस क्या है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी इनकी सिफारिश पर, बेसिकली इनकी सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करते हैं, है ना। ऐसा ही आपने पढ़ा है आर्टिकल 74, आर्टिकल 73, तो वहाँ पर ऐसा प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिनको नहीं भी समझ में आया हो वो प्लीज़ आप एक बार इसके कंप्लीट टॉपिक लेक्चर को देखिए, वहाँ से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो लोकसभा है उसको भंग करने का काम राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। किस तरह करेंगे? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करेंगे। ठीक है, फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है। एज यू ऑल नो, प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स एट्सेट्रा, है ना, बहुत सारी पावर्स होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पार्डोनिक्स पावर है, मतलब क्षमा दान की शक्ति है, दैट इज इन आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 में जो क्षमा दान की शक्ति है वो किस शक्ति के अंतर्गत आता है? विधायी शक्ति मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स, ऑप्शन बी न्यायिक शक्ति मतलब जुडिशियल पावर्स, ऑप्शन सी कार्यपालिका शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है जो आर्टिकल 72 है वो जुडिशियल पावर के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वो एक न्यायिक शक्ति है, मतलब एक जुडिशियल पावर है। ठीक है, फिर चलिए हम आज के लास्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है तो देखिए, बेसिकली हमारे एप्लीकेशन मेंस वाला पर, ओके, हमारे एप्लीकेशन मेंस वाला पर, हमारे एप्लीकेशन मेंस वाला पर यहाँ पर प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। ठीक है, जिसमें मोर देन 60+ टेस्ट हैं और बहुत ही नॉमिनल प्राइस दैट इज 299 में ये अवेल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 299 प्राइस में आपको मोर देन 60+ टेस्ट मिलेंगे। एंड द मेन फीचर ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज, जब आप टेस्ट को सॉल्व करेंगे तो उसके जस्ट बाद आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। कैसा डिटेल्ड वीडियो? तो एक बहुत ही शानदार टीचर, मतलब जो जिस सब्जेक्ट में है उनके द्वारा आपको इस टेस्ट का सब्जेक्ट वाइज हर टीचर के द्वारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। जो भी टेस्ट आपने दिया है, आपसे स्कोर में कितना रहा कितना नहीं रहा डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन जब आप इस डिटेल्ड वीडियो को देख लेते हैं तो आपको उतने क्वेश्चंस पर कमांड हो जाएगी। तो 299 में आपको पूरे 60+ टेस्ट मिलेंगे और जिनका हर एक डिटेल्ड वीडियो 2-3 घंटे का, मतलब आप समझ ले पूरे 60 टेस्ट के 2-3 आवर्स की लेक्चर आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब सेपरेट। ओके, तो FLTs पर भी यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा आपसे लाइव इंटरेक्ट करके, मतलब यहाँ पे लाइव क्लासेस चलेंगी। ओके, तो जहाँ पर आप अपने जो जेन्युइन डाउट्स हैं वो पूछ भी सकते हैं। तो आपको याद रखना है, टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर ऑलरेडी 1 मार्च को लॉन्च हो चुकी है और यहाँ पे इसका प्राइस बहुत ही कम, दैट इज 299 रखा गया है। ठीक है, मोर देन 60+ टेस्ट है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, मतलब इफ़ यू वांट टू परचेज दिस टेस्ट सीरीज, डाउनलोड अवर एप्लीकेशन मेंस वाला ऑन प्ले स्टोर। आप ऐसे मेंस वाला अगर इंटर करते हैं प्ले स्टोर पर विदाउट एनी स्पेस, तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और अगर इन केस नहीं मिलती है तो आप इस बार कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा रहा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से जुड़ी इंफॉर्मेशन। एंड इफ़ अगर आप तब भी अपने आप को, मतलब तब भी आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज नहीं परचेस कर पा रहे हैं, नहीं आप ऐप ढूंढ पा रहे हैं, तो आप सीधा कॉन्टैक्ट करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 7898254748। ओके, क्या है? 78
98254748। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।